अब हम पढ़ेंगे आदर्श गैस में एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी चेंजेस इन आइडियल गैस। हम जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा एवं स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता में संबंध निम्न प्रकार है। DE is equals to CVT। DE यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। तो हम जानते हैं कि DE बराबर क्या है, CVDT। यह रिलेशन हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। और आंतरिक ऊर्जा का संबंध एंट्रोपी परिवर्तन से, जो कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है इसी चैप्टर के अंतर्गत, इस प्रकार है। DS is equals to 1/T DE plus P/T dV। और ये जो संबंध है DE का CVDT के साथ में, इसको हम समीकरण में यहाँ समीकरण 2 में DE की जगह रख देंगे। तो जब रखेंगे तो उसके अनुसार हमारे पास में समीकरण 3 आएगी, और वह समीकरण होगी DS is equal to CV/DT over T plus PdV/T। या फिर इस इक्वेशन को हम इस प्रकार भी लिखते हैं, CV/T dt plus P/T dV। और इस समीकरण P/T dV, इस समीकरण को हम तीसरी समीकरण कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए PV इक्वल्स टू nRT गैस समीकरण है, और P अगर हम देखें तो P इक्वल्स टू nRT बाय V है। और हम P/T, अगर P/T करते हैं तो हमारे पास में क्या रिलेशनशिप आ जाएगा, P/T अगर करें तो nRV बटे V हमारे पास समीकरण नंबर 4 आएगी। ये जो P/T है, यहाँ पर हम समीकरण 4 से वैल्यू पुट अप करेंगे। तो P/T की जगह हम क्या लिखेंगे, nR बटे V। तो 4 से हमने समीकरण 3 मान रखने पर हमारे पास क्या इक्वेशन आई, DS इक्वल्स टू C/T dt प्लस nR बाय V dV। और इसको हम नाम देते हैं समीकरण संख्या 5। और जैसा कि हम जानते हैं कि एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और इसको हम समीकरण 6 कहते हैं। और समीकरण 6 का पुनर्कलन करने पर जो हमारे पास समीकरण आएगी वह इस प्रकार होगी, DS इज इक्वल टू डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल एस बाई dV डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dV। और यह समीकरण संख्या 7 हुई। अब देखिए कि समीकरण संख्या 2, इस इक्वेशन को और समीकरण संख्या 5 और समीकरण संख्या 7, हम इन दोनों की तुलना आपस में करते हैं। तो हम देखिए कि ये फैक्टर कॉमन है, यहाँ ये फैक्टर कॉमन है। तो ये जो फैक्टर है nRV इज इक्वल टू, ये फैक्टर किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा डेल एस ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो हमने देखा कि समीकरण 5 और 7 की तुलना करने पर हमारे पास क्या आया कि डेल एस ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू nR बाय V। तो यहाँ ये जो पद है nR बटे V, ये जो व्यंजक है, इसका मान धनात्मक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म है डेल एस ओवर डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मान भी धनात्मक होगा। अगर हम बात करते हैं कि एक अवस्था का एक निश्चित परिवर्तन क्या है, तो उसे ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 5 देखिए हमारे पास में ये है। समीकरण 5 में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, CV यहाँ पर कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा dt बाई टी का, और इसमें हम जो शर्त लगाएंगे वो T1 ओवर T2 nRV बटे V1 ओवर V2। तो देखिए यहाँ अगर हम इसको फिर से दोबारा लिखते हैं तो ये जो इक्वेशन है ये इस प्रकार से भी लिखी जा सकती है कि डेल एस इज इक्वल टू CV, और इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे और T1 से T2 तक इंटीग्रेशन करेंगे, T1 से T2 तक, और dt बाय टी प्लस
NR लिमिट रहेगी V1 से V2 तक और dV ओवर V। तो हम देखेंगे कि हमारे पास में जो परिणाम आया है क्या आया है कि डेल एस इज इक्वल टू सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो हमने क्या देखा सीवी के साथ में सीवी, यहाँ क्या है सीवी के साथ में एंट्रोपी परिवर्तन वह किस प्रकार से होगा, वह इस प्रकार से। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें पता है कि ये एक बहुत ही प्रचलित इक्वेशन है एंथैल्पी परिवर्तन की। डेल एच इज इक्वल टू डेल ई माइनस पी डी वी। और इस इक्वेशन को पुनः व्यवस्थित करके हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि डेल ई इज इक्वल टू डेल एच माइनस पी डी वी। और इस इक्वेशन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं डेल एच इज इक्वल टू, क्योंकि इसको हम दोनों ही रूप में अगर फुल फॉर्म में लिखें तो डेल ई इज इक्वल टू डेल एच माइनस पी डी वी माइनस वी डी वी। अब समीकरण इसका हमने नाम दिया है 10। समीकरण 10 में हम क्या करेंगे कि हमने जो अभी अभी डेल ई का जो मान निकाला है, यानी कि समीकरण 10 से जो डेल ई का मान निकाला है, इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। क्योंकि समीकरण 2 में क्या पद आता है, देखिए अगर आपको याद हो ये पद। और तो इस डेल ई की जगह हम क्या रखेंगे, डेल एच माइनस पी डी वी माइनस वी डी पी। यहाँ हमने इसको रखा तो हमें इक्वेशन क्या प्राप्त होगी, डेल एच 1 बाई टी डेल एच माइनस पी डी वी माइनस वी डी पी प्लस पी डी वी। अब देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है इसमें ये जो दो पद है प्लस पी डी वी माइनस पी डी पी इधर कैंसिल आउट होंगे तो डेल एच बाई टी माइनस वी डी पी बाई टी बचेगा। और हमें पता है कि आदर्श गैस के लिए जो ऊष्माधारिता का संबंध है वह किस प्रकार है, इस प्रकार है डेल एच इज इक्वल टू सी पी डी टी। डेल एच की जगह हम इस इक्वेशन में सी पी डी टी रखेंगे मान, तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी। जब ये इक्वेशन हमारे पास इस रूप में आएगी तो हम देखिए यहाँ एक फैक्टर जनरेट होता है वी बाय टी। इस फैक्टर के लिए हम मान निकालेंगे कि आदर्श गैस का, फिर से हम आइडियल गैस इक्वेशन जो है पीवी इक्वल टू एनआरटी का उपयोग करेंगे, तो ये आएगा वी बाई टी एन आर बाई टी। और इसको हम वी बाई टी की जगह मान को रखेंगे। जब हम इस मान को रखेंगे तो हमारे पास समीकरण क्या आएगी, डेल एस इज इक्वल टू सी पी डी टी बाई टी माइनस एन आर बाई टी टी पी। इसको समाकलित करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल एस इज इक्वल टू सी पी एल एन टी टू ओवर टी वन माइनस एन आर एल एन पी टू ओवर पी वन। देखिए जैसे हमने पूर्व में तुलना करी थी, पूर्व की भांति ही हम पुनः तुलना करेंगे इस इक्वेशन की, यानी कि समीकरण 13 की तुलना इस इक्वेशन से करेंगे। और इस इक्वेशन से जब तुलना करेंगे तो देखिए ये फैक्टर किसके बराबर आएगा, यह फैक्टर आएगा, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये फैक्टर इसके बराबर एन आर बाय पी के बराबर, जो कि नेगेटिव चिन्हित है। तो देखिए डेल एस ओवर डेल पी जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू एन आर बाय पी। तो देखिए ये मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान भी कैसा होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पर हम एक चीज दे सकते हैं कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, यानी कि प्रक्रम कैसा है, समतापीय है। हम देख रहे हैं कि ताप बढ़ाने पे तंत्र की एंट्रोपी के मान में कमी। तो हमने एंट्रोपी परिवर्तन सीपी के रूप में और सीवी के रूप में, दोनों ही रूप में हमने एंट्रोपी परिवर्तन को देख लिया है। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया है कि आदर्श गैस में एंट्रोपी परिवर्तन किस प्रकार